हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी सीएलसी सीकर। स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने नीट टारगेट बेस का लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर अपन वेक्टर वाले चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। अगर अपन बात करें पिछले लेक्चर की, तो पिछले लेक्चर में अपन ने वेक्टर स्टार्ट कर दिया था और वेक्टर के अंदर मैंने आपको बता दिया कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, और फिर उसके बाद में जो भौतिक राशियाँ क्या होती है, और फिर उसके बाद में भौतिक राशियों का वर्गीकरण दिशात्मक गुण के आधार पर किस प्रकार से होता है, अदिश राशियाँ क्या होती है, सदिश राशियाँ क्या होती है, विद्युत धारा कैसी राशि है, ठीक है ना। और इसके बाद में मैंने आपको सदिश है उसको किस प्रकार से निरूपित किया जाता है, किस प्रकार से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया था। उसके अंदर मैंने आपको एकांक सदिश भी बताया था, ठीक है ना। और मैंने आपको बता दिया कि किसी भी सदिश को किस प्रकार से लिखा जाता है। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, सदिश को लिखने का तरीका होता है जैसे ए वेक्टर बराबर, ये क्या होता है आपके पास है ए एक्स आई केफ प्लस ए वाई जे केफ प्लस ए जेड के केफ। अब ध्यान से देखना, देखो अगर इसका आपको परिमाण ज्ञात करना है बच्चों, हमेशा एक ही नियम लागू होगा। कभी भी अगर आपको किसी भी सदिश का परिमाण ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो बहुत ही सिंपली आपको क्या करना है, इसके x कंपोनेंट का स्क्वायर करना है, इसके y कंपोनेंट का स्क्वायर करना है, और इसके z कंपोनेंट का स्क्वायर करना है और रूट करना है। हमेशा यही पैटर्न आपको फॉलो करना है। और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि ए केफ बराबर क्या होता है आपके पास ए वेक्टर अपॉन ए होता है। तो ए वेक्टर क्या होता है ए एक्स आई केफ प्लस ए वाई जे केफ प्लस ए जेड के केफ अपॉन ए को अपन क्या बोल सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का ये रूट होता है बच्चों, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन ए केफ फाइंड आउट कर सकते हैं, एकांक सदिश ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद में मैंने आपको सदिशों का वर्गीकरण बताया था। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि समान सदिश क्या होता है, समांतर सदिश क्या होता है, विपरीत सदिश क्या होता है, प्रति समांतर सदिश क्या होता है, समतलीय सदिश क्या होता है। इसके बाद में सहप्रारंभ सदिश यानी कोइनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं, शून्य सदिश क्या होता है, एकांक सदिश क्या होता है, अक्षीय सदिश क्या होता है, ध्रुवीय सदिश क्या होता है। ये सारी बातें मैंने आपको पिछले लेक्चर तक कंप्लीट करवा दी थी। तो चलो आज अपन कुछ क्वेश्चंस हैं उनके साथ में अपनी स्टार्टिंग करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो चलो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन के साथ में आज की अपनी स्टार्टिंग करते हैं। जैसे आपके पास में एक क्वेश्चन है कि कोई भी आपके पास है सदिश है ए वेक्टर और एक आपके पास है सदिश है इस प्रकार से बी वेक्टर। ए वेक्टर इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई, आई केफ प्लस 2 जे केफ माइनस क्या देगा आपके पास है 3 के केफ। और बी वेक्टर है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई, इसको अपन लिख सकते हैं 2 आई केफ प्लस 2 जे केफ और प्लस 1 के केफ या प्लस के केफ लिख देंगे अपन, ठीक है ना। अब आपको ज्ञात करना है भाई एक सी सदिश, ये फाइंड आउट करना है। और आपको ये बोला जा रहा है कि इस सदिश का जो परिमाण है, परिमाण तो ध्यान से देखना, देखो ये देखो आपके पास है b का 2 गुणा, और बच्चों इसकी जो दिशा है ना वो जाएगी आपके पास ए सदिश के समान, ठीक है ना। तो आपको एक सी सदिश फाइंड आउट करना है जिसका परिमाण है वो तो b का 2 गुणा हो और इसकी जो डायरेक्शन है वो a के समान हो। तो अब अपन क्या करेंगे, ध्यान से देखना, देखो सॉल्यूशन लिख देता हूं मैं, सॉल्यूशन। तो यहां से आपके पास है सी सदिश, सी सदिश के पास एक तो परिमाण होता है, एक क्या होती है इसकी दिशा होती है। तो इसका परिमाण हो जाएगा b का 2 गुना, तो b का परिमाण कितना है b, तो b का 2 गुना कितना देगा आपके पास है 2b, ये तो इसका परिमाण हो गया। और उसके बाद में इसकी जो दिशा वो a के समान हो जाएगी, यानी इसको डायरेक्शन किसकी देनी a की, तो इसको अपन a के f से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब a के f से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं, क्योंकि a के f एक एकांक सदिश है जिसका परिमाण कितना होता है 1 होता है, और 2b को अगर अपन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b रहेगा भी, ठीक है ना। तो इसका परिमाण चेंज नहीं होना चाहिए। तो बराबर कितना देगा आपके पास में 2, इसके बाद में b, तो b का परिमाण निकालना मैंने आपको बता रखा कितना होता है 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर कितना देगा आपके पास है 4, और 1 का स्क्वायर कितना देगा 1, इसका अपन क्या कर देंगे इस प्रकार से रूट कर देंगे, ठीक है ना। और इसके बाद में इंटू ए केफ,
ए के एफ अपन कैसे निकाल सकते हैं भी, ए के एफ बराबर क्या होता है ए वेक्टर अपॉन ए। तो ए वेक्टर कितना देगा आपके पास आई के एफ प्लस 2 जे के एफ माइनस 3 के एफ अपॉन क्या देगा आपके पास ए। और ए को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, इस ए का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना देगा आपके पास 4 और 3 का स्क्वायर कितना देगा आपके पास 9। इसका अपन कर देंगे इस प्रकार से रूट। तो चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो बराबर 4 और 4 8, 8 और 1 9, 9 का रूट कितना देगा 3, 3 इंटू 2 कितना देगा 6। तो ये तो आपके पास आ जाएगा 6, ठीक है ना, इंटू इसके बाद इसको अपन बोलेंगे आई के एफ प्लस क्या देगा आपके पास 2 जे के एफ और माइनस क्या देगा आपके पास 3 के एफ डिवाइडेड बाई 9 और 4 कितना देगा 13, 13 और 1 कितना देगा आपके पास 14। तो ये आपके पास देगा रूट 14, ठीक है ना। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इंटू कर देंगे अपन, इंटू देगा आपके पास है 6 अपॉन रूट 40। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना, ये चीज होगी। तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर अपने को एक वेक्टर निकालना था सी सदिश, और जो सी सदिश इसका परिमाण है वो तो बी का 2 गुना और इसकी जो डायरेक्शन है वो एक के समान होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करके बता दिया है, ठीक है। मेरे हिसाब से इसके अंदर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब अपन। इसके बाद में मैं आपको बताने वाला हूं, चलो इसको एक बार आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि ए वेक्टर बराबर जाएगा आपके पास आई के एफ प्लस 3 जे के एफ, इसके बाद माइनस कितना देगा आपके पास बताओ 4 के एफ, और बी वेक्टर बराबर कितना देगा आपके पास 2 आई के एफ प्लस जे के एफ और प्लस क्या देगा आपके पास 4 के एफ, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है अभी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश, ये ज्ञात करना है अभी। क्या करें, ए वेक्टर आपको गिवन है, बी वेक्टर आपको गिवन है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की डायरेक्शन में आपको एकांक सदिश ज्ञात करना है अभी, ठीक है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले अपन निकालते हैं आर वेक्टर यानी रिजल्टेंट बराबर क्या देगा आपके पास ए वेक्टर प्लस क्या देगा बी वेक्टर देगा। तो दोनों को ऐड करते हैं, तो आई के प्लस 2 आई के कितना देगा आपके पास 3 आई के, 3 जे के प्लस जे के कितना देगा आपके पास 4 जे के, माइनस 4 के प्लस 4 के तो के तो कट गया, तो 3 आई के प्लस क्या देगा आपके पास 4 जे के, यही आपके पास आर वेक्टर आ गया। और आपको निकालना आर के, तो आर के बराबर क्या होता है आपके पास आर वेक्टर अपॉन आर, तो क्या हो जाएगा आपके पास 3 आई के प्लस 4 जे के डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं, परिमाण 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना देगा 16, 16 और 9 कितना देगा 25, 25 का रूट कितना देगा 5, तो 3 आई के प्लस 4 जे के डिवाइडेड बाई 5, और यही आपका आंसर है, ठीक है ना। तो अब मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गए होगा कि एकांक सदिश क्या चीज होती है, ठीक है ना। जैसे मैंने बोल दिया ए केफ, तो ए केफ का मतलब होता है ए सदिश की दिशा में एकांक सदिश, यानी ये अपने पास में एक ऐसा सदिश है जिसका परिमाण तो एक है बट इसकी डायरेक्शन है वो बच्चों ए सदिश के अनुदिश है, ठीक है ना। ये चीज इन दोनों क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ लें, इनको आप नोट कर लें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद में अपना अगला टॉपिक है सदिशों का योग। तो सदिशों को अपन किस प्रकार से जोड़ते हैं मैं आपको यहाँ पे ये सिखाने वाला हूँ। तो सदिशों को जोड़ने के अपने पास 3 नियम है। सबसे पहला नियम तो कौन सा जाएगा, फर्स्ट, इसको अपन बोलते हैं त्रिभुज नियम, और इसके बाद है सेकंड, एक होता आपके पास है बहुभुज नियम, और इसके बाद है थर्ड, एक होता है समांतर चतुर्भुज का नियम। तो त्रिभुज का नियम, बहुभुज का नियम और समांतर चतुर्भुज का नियम, तो ये तीनों नियम अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं।
तो सबसे पहले अपन डिस्कस करने जा रहे हैं त्रिभुज का नियम। तो क्या होता है त्रिभुज का नियम, क्या होता है? तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ फर्स्ट, त्रिभुज का नियम। तो यहां पर मैं आपको जो कंप्लीट त्रिभुज का नियम है वो सिखाने वाला हूं, ठीक है ना। अब क्या कहता है त्रिभुज का नियम, क्या कहता है, ध्यान से देखना। देखो ये कहता है कि अगर आप दो सदिशों को क्रमागत रूप से जोड़ते हैं तो तीसरा विपरीत दिशा में बंद करने वाला सदिश उन दोनों सदिशों का परिणामी होता है, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, जैसे मान के इसलिए आपके पास है दो सदिश, एक तो आपके पास है ए सदिश और एक आपके पास है बी सदिश। ये तो क्रमागत रूप से जुड़े हैं। क्रमागत रूप से जुड़े होने का मतलब क्या होता है भाई, कि इस ए की जो ए का जो हेड है वो बी के टेल से जुड़ता है, ठीक है ना। हेड को टेल से, टेल को हेड से, हेड को टेल से, टेल को हेड से, अगर इस प्रकार से अपन जोड़ते हैं तो इसको अपन बोलते हैं क्रमागत रूप से जुड़े होना। तो तीसरा जो आपका सी सदिश है ये विपरीत दिशा में आकृति को बंद करने वाला सदिश है, बंद करता है। तो बच्चों ये जो सी सदिश है ना वही आपके पास है परिणामी सदिश हो जाएगा, ए सदिश परिणामी हो जाएगा। किसका? ए सदिश व बी सदिश का परिणामी हो जाएगा। ए सदिश व बी सदिश का परिणामी हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब क्या है, इस बात को मैं समझाता हूं, ध्यान से देखना। देखो जैसे एग्जाम्पल से समझाता हूं इस बात को, इस एग्जाम्पल को समझ लेना। ये मान के इसलिए आपके पास कोई भी सदिश है, इसका नाम हो जाएगा आपके पास ए वेक्टर, और ये आपके पास कोई दूसरा सदिश, इसका नाम क्या देगा आपके पास बी वेक्टर। ये आपके पास हो जाएगा इस प्रकार से बी वेक्टर। तो आपको क्या करना है, इन दोनों सदिशों को जोड़ना है एक दूसरे से, दोनों को आपको जोड़ना है। तो कैसे जोड़ते हैं ध्यान से देखना। देखो देखो मैं समझाता हूं आपको कैसे जोड़ते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस ए सदिश को ऐसे कैसे रखना है। तो ए वेक्टर को आपने ऐसे कैसे रख दिया, ये तो आपके पास ए वेक्टर हो गया। मतलब ए वेक्टर को यहां से आपको कॉपी करके यहां पे पेस्ट करना बच्चों, ठीक है ना। ये आपके पास ए वेक्टर आ गया। अब आपको बी वेक्टर को यहां से उठाना है और आपको इस प्रकार से रखना है कि जो बी वेक्टर का टेल है वो ए वेक्टर के हेड पे आ जाए, ठीक है ना। यानी इसके हेड से इसका टेल जुड़ना चाहिए। तो इस बी वेक्टर को यहां से उठा के अपन यहां पे रख देंगे। तो यहाँ पे ये आपके पास में क्या बन जाएगा, इस प्रकार से बी वेक्टर बन जाएगा। तो ये ए वेक्टर हो गया, ये आपके पास में क्या होगा, बी वेक्टर हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे ए वेक्टर का जो हेड है वो बी वेक्टर के टेल से जुड़ता है, और इसी को अपन बोलते हैं सीक्वेंस पे जुड़ना, यानी क्रमागत रूप से जुड़ना। इसके बाद में ध्यान से मैं क्या करता हूँ, इस ए के टेल पे खड़ा होकर बी के हेड की तरफ एक वेक्टर बना देता हूँ। ये मैंने इस प्रकार से एक वेक्टर बना दिया, और इस वेक्टर को अपन क्या बोल देंगे, सी वेक्टर बोल देंगे, या इसको अपन क्या बोल देंगे, आर वेक्टर बोल देंगे। तो यहां पर आपके पास है जो आर वेक्टर है, तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा आपके पास, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा भाई। अब देखो इसके हेड से इसका टेल जुड़ रहा था, और यहां पर मैंने क्या कर दिया, ध्यान से देखना। तो इसके टेल से इसका टेल और इसके हेड से इसका हेड जोड़ दिया। तो अपोजिट डायरेक्शन में यूं चला, यूं चला, अपोजिट डायरेक्शन में बंद करने वाला ये जो वेक्टर आर वेक्टर, इसी को मैं क्या बोल दूंगा, परिणामी सदिश बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा, परिणामी सदिश बोल दूंगा, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से देखो, ये हो गया, मैंने ए वेक्टर के अंदर बी वेक्टर को ऐड किया है, और दूसरा मैं क्या करता हूं, इसको मैं जो बी वेक्टर इसके अंदर मैं ए वेक्टर को ऐड कर देता हूं। तो कैसे करता हूं, ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले बी वेक्टर को लेता हूं मैं, ये तो मेरे पास में क्या हो जाएगा इस प्रकार से बी वेक्टर, इसको अपन बोल देंगे बी वेक्टर। और फिर उसके बाद में बी वेक्टर का जो हेड है, इस बी वेक्टर के हेड पे
ए वेक्टर के टेल को रख देता हूं, तो यहां से इसको मैं यहां से यूं उठा करके यहां पे रख देता हूं। इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे ए वेक्टर बोलेंगे। तो ये तो आपके पास है बी वेक्टर हो गया, ये आपके पास ए वेक्टर हो गया, ठीक है ना। और बी वेक्टर के हेड से ए वेक्टर का जो टेल है वो जुड़ता है बच्चों, तो इसको अपन बोलेंगे क्रमागत रूप से जुड़े होना। फिर जो पहला सदिश है, इस पहले सदिश के टेल से जो दूसरा सदिश है उसके हेड की तरफ एक वेक्टर बना दूंगा, और ये जो वेक्टर है ना, इस वेक्टर को अपन क्या बोल देंगे, आर वेक्टर बोल देंगे। तो यहां से आपके पास है जो आर वेक्टर है, इस आर वेक्टर को अपन क्या बोल देंगे, बी वेक्टर प्लस क्या बोल देंगे, ए वेक्टर बोल देंगे। अब चाहे इस आर वेक्टर को आप देखें, चाहे आप इस आर वेक्टर को देख रहे हैं, दोनों आर वेक्टर उसका परिमाण और इन दोनों की जो दिशा है वो क्या भी समान है। दोनों का मैग्नीट्यूड और दोनों की डायरेक्शन अब अपने को सेम प्राप्त होती है, क्योंकि देखो ये भी इस प्रकार से यूं जा रहा है और ये भी यूं जा रहा है, और दोनों की लंबाई भी बराबर है, ठीक है ना। तो अपन बोल सकते हैं कि चाहे अपन ए वेक्टर में बी वेक्टर को जोड़ दें, चाहे अपन बी वेक्टर में ए वेक्टर को जोड़ दें, बात एक ही होती है। यानी सदिशों का जो योग होता है वो क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है बच्चों। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर क्या होता है आपके पास, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, और इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं क्रम विनिमय का नियम। क्रम विनिमय का नियम, और यहां पे क्रम विनिमय के नियम का पालन होता है। तो कभी अगर आपको बोले कि सदिशों का योग क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है कि नहीं करता है, तो अपन बोल देंगे यस। एक चीज मैं यहां पर आपको और बता देता हूं, जैसे मान के चलिए एक तो आपके पास है ये सदिश, इसको अपन बोलेंगे ए वेक्टर, एक आपके पास है ये कोई सदिश, इसको अपन बोलेंगे बी वेक्टर, और एक आपके पास है ये कोई सदिश, इसको अपन बोलेंगे सी वेक्टर, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, देखो ए वेक्टर के लिए आप यहां से यहां तक जाते हैं, बी वेक्टर के लिए आप यहां से यहां तक जाते हैं, सी वेक्टर के लिए आप यहां से लेके यहां तक जाते हैं, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली आपने जहां से स्टार्ट किया वहीं पे आप एंड कर देते हैं, जहां से आपने चलना स्टार्ट किया वापस वहीं पे पहुंच गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इस स्थिति में ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, इन तीनों का जो सदिश योग है वो अपने को क्या देगा, 0 देगा, ठीक है ना। तो याद रखना भाई, अगर आपके पास में 2 या 2 से ज़्यादा सदिश, मतलब 3 या 3 से ज़्यादा सदिश एक दूसरे के साथ में मिलकर के एक बंद आकृति का निर्माण करते हैं, और सारे के सारे सदिश वो क्रमागत रूप से जुड़े हैं, तो इस स्थिति में सबका सदिश योग अपने को क्या देता है, 0 देता है। तो अपन लिख सकते हैं इसको इस प्रकार से, ए वेक्टर प्लस क्या देगा आपके पास है, बी वेक्टर प्लस हो जाएगा आपके पास है सी वेक्टर, बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है, 0 वेक्टर। तो ये वाली बात भी आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से देखना, तो सदिशों का योग अपन करना स्टार्ट किया है। इसके अंदर त्रिभुज का नियम, बहुभुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम, ये 3 नियम होते हैं। पहला नियम त्रिभुज का नियम है, ये कहता है कि अगर आपके पास ए सदिश और बी सदिश क्रमागत रूप से जुड़े, ठीक है ना, तो सी सदिश जो कि विपरीत दिशा में बंद करता है उसको ये अपन क्या बोल देंगे, ए सदिश और बी सदिश का परिणामी बोल देंगे, ठीक है ना। अब इस सी सदिश को अपन चाहे तो आर सदिश भी बोल सकते हैं, ये आपके पास आर वेक्टर हो गया। तो ये हो जाएगा आपके पास ए वेक्टर बी वेक्टर का परिणामी हो जाएगा ए बी। पहले मैंने ए में बी को ऐड किया, फिर मैंने बी में ए को ऐड किया, और मैंने पाया कि ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए होता है, यानी सदिशों का योग क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है। और उसके बाद में अगर आपके पास में 3 सदिश या 3 से ज़्यादा सदिश क्रमागत रूप में जुड़ करके एक बंद आकृति का निर्माण करते हैं, तो इस स्थिति में उन सभी सदिशों का सदिश योग कितना रिजल्ट देता है, 0 रिजल्ट देता है, ठीक है बच्चों। तो चलो बच्चों, इसके बाद में अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुभुज का नियम। तो बहुभुज का नियम कब लागू होता है, जब आपको 3 से ज़्यादा सदिशों का योग करना है, 3 या 3 से ज़्यादा सदिशों को जोड़ना है, तो इस स्थिति में बहुभुज का नियम अपन काम में देते हैं। तो क्या होता है नियम, देखो ध्यान से, जैसे मतलब ये तो आपके पास कोई वेक्टर हो जाएगा जिसका नाम हो जाएगा आपके पास है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इस प्रकार से बी वेक्टर। तीसरा वेक्टर आपके पास इस प्रकार से ये कोई वेक्टर है, इसको अपन क्या बोलेंगे, सी वेक्टर, ठीक है ना। तो ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया, ये आपके पास है सी वेक्टर हो गया। अब ध्यान से, यहाँ पे जो ए वेक्टर है इसके हेड से बी वेक्टर का टेल जुड़ रहा है, और इसके हेड से इसका टेल, ठीक है ना। तो हेड से टेल जुड़े हुए, तो इसको अपन बोलेंगे क्रमागत रूप से जुड़े हुए सदिश, ठीक है ना। अब ध्यान से, यहाँ पे पहले सदिश का जो टेल है उसे लास्ट वाले सदिश के हेड को मैं मिला दूंगा, ठीक है ना, ये मैंने मिला दिया। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, अभी आर सदिश बन जाएगा, आर वेक्टर बन जाएगा। और यहाँ पर आपके पास जो आर वेक्टर है
इस आर वेक्टर को अपन क्या बोल सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस क्या देगा आपके पास है, सी वेक्टर देगा। यानी ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश का जो परिणामी है वो क्या होता है आपके पास में, आर सदिश होता है। तो अगर आपके पास में दो या दो से ज्यादा सदिश क्रमागत रूप में जुड़े हों तो इस स्थिति में उनको विपरीत दिशा में बंद करने वाला जो सदिश है उसी को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, परिणामी सदिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिणामी सदिश। अगर अपन जैसे इसके अंदर त्रिभुज का नियम लागू करते हैं तो देख सकते हैं अपन देवधन से, ये आपके पास ए वेक्टर हो गया, ये आपके पास बी वेक्टर हो गया, तो ये ए ये बी, तो ए से बी की तरफ इस प्रकार से वेक्टर बना दूंगा। तो इस वेक्टर को मैं क्या बोल दूंगा, इसको मैं बोल दूंगा ए वेक्टर और प्लस क्या देगा आपके पास बी वेक्टर। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर को आप भूल जाओ, एक तो आपके पास ए प्लस बी है और ये आपके पास सी है, तो ये ए प्लस बी हो गया और ये सी हो गया और ये अपोजिट डायरेक्शन में बंद करने वाला सदिश हो गया। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, आर सदिश बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास में देना से सबसे पहले ए सदिश के अंदर आप बी सदिश को जोड़ो और फिर उसके बाद जो रिजल्टेंट आता है उसके अंदर आप सी सदिश को जोड़ दो, ठीक है, ओके। तो भी आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, भी आर सदिश प्राप्त हो जाएगा। और एक काम मैं और करता हूं देवदान से, अब की बार मैं क्या करता हूं, देखो ये तो मेरे पास में क्या है बी सदिश, ये मेरे पास है सी सदिश, तो बी सदिश के टेल पे खड़े हो गए सी सदिश के हेड की तरफ इस प्रकार से एक वेक्टर बना दो। तो ये आपने इस प्रकार से एक वेक्टर बना दिया, अभी ये वेक्टर बना दिया। तो इस वाले वेक्टर का नाम क्या देगा, इस वाले वेक्टर का नाम हो जाएगा आपके पास है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। समझे कैसे, ये बी हो गया ये सी हो गया, तो बी से सी की तरफ वेक्टर बना दो, तो ये आपके पास है बी प्लस सी हो गया। ये आपके पास ए वेक्टर हो गया और ये अब बी और सी को आप भूल जाओ एक बार, ये ए हो गया और ये आपके पास में बी प्लस सी हो गया। तो ए के अंदर अगर आप बी प्लस सी को ऐड कर दोगे तो भी आपके पास आर वेक्टर आ जाएगा। तो या इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ए वेक्टर है ना, इसके अंदर आप ऐड कर दो कि इसको बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को, तो भी आपको आर वेक्टर प्राप्त हो जाएगा। और इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं साहचर्यता का नियम, ठीक है ना। तो मतलब ये हुआ कि आपके पास ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर तीन वेक्टर है, तो आप ए और बी के रिजल्टेंट में चाहे आप सी को जोड़ दो, चाहे आप बी और सी के रिजल्टेंट में ए को जोड़ दो, आपको रिजल्टेंट है वो आर वेक्टर बराबर ही प्राप्त होगा, अभी एक ही बात है, ठीक है ना। तो ये आपके पास में बहुभुज का नियम हो गया, ओके। इसके बाद ध्यान से देखना, देखो जैसे मान के चलेगा ये आपके पास ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ये आपके पास है सी वेक्टर हो गया, ये डी वेक्टर हो गया, ये ई वेक्टर हो गया और ये आपके पास एफ वेक्टर हो गया। हेड से टेल, 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 सारे के सारे सदिश यहाँ पर सीक्वेंस में जुड़े हुए, क्रमागत रूप से जुड़े हुए हैं। तो इस स्थिति में लिख सकता हूं मैं ए वेक्टर प्लस क्या देगा आपके पास है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा आपके पास एफ वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर, ठीक है ना। तो ये आपके पास सदिशों का बहुभुज नियम हो गया, ठीक है। चलो इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस मैं इस पर करने वाला हूं, तो एक बार इन चीजों को आप अच्छे से समझ लें, इन पे विचार कर लें, इसके बाद में अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। दिमाग में थीम बना लें कि क्या तो सदिशों का त्रिभुज नियम होता है और क्या सदिशों का बहुभुज नियम होता है। तो सदिशों का जो योग होता है वो क्रम विनिमय के नियम का भी पालन करता है और सातचर्यता के नियम का भी पालन करता है बच्चों, ठीक है ना। चलो अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, ये आपके पास इस प्रकार से कोई भी एक समषटभुज है, रेगुलर हेक्सागन जिसको अपन बोल सकते हैं। रेगुलर हेक्सागन है, इसको अपन बोल देते हैं ए बी सी डी ई एफ, और यहाँ पर इसका जो मिड पॉइंट है इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन बोल देते हैं ओ, ठीक है ना।
तो इसके बाद एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, देखो ध्यान से, कि ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ वेक्टर बराबर क्या होता है आपके पास है एन इंटू ए ओ वेक्टर। तो आपको एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है भैया, ठीक है ना। तो अपन इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं, देखो ध्यान से। आपके पास है कोई भी रेगुलर हेक्सागन है, समषटभुज है, इसकी जो शीर्ष है वो है ए बी सी डी ई और एफ, और इसका सेंटर है वो आपके पास ओ है। तो आपको बोला जा रहा है ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ बराबर कितना देगा आपके पास एन इंटू ए ओ वेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास एन, उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सुनो ध्यान से, देखना, देखो सबसे पहले देखो ध्यान से, ये तो आपके पास है क्या देगा, देखो ध्यान से, ए बी वेक्टर, इसको अपन क्या बोल सकते हैं ए ओ वेक्टर। तो इस वेक्टर और इस वेक्टर में क्या रिलेशन हो सकता है, इसके बाद इसको अपन बोल सकते हैं एक वेक्टर यहां से यूं अपन और बना देंगे। तो क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, देखो एओ वेक्टर प्लस ओ बी है, एओ प्लस ओ बी बराबर क्या हो जाएगा आपके पास ए बी हो जाएगा। तो इस ए बी वेक्टर को अपन क्या लिख सकते हैं, ए बी को एओ वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा आपके पास ओ बी वेक्टर हो जाएगा। इसको तो अपन बोल देंगे ए बी वेक्टर। भाई ये तो सदिशियों का त्रिभुज नियम हो गया ना, ए से ओ से बी, तो आप अल्टीमेटली ए से बी तक पहुंच गए। इसी प्रकार से आपके पास है ए सी वेक्टर, आपको डायरेक्टली ए से सी तक जाना है, तो पहले ए से ओ तक जाओ, फिर ओ से सी तक जाओ। तो अपन क्या लिख सकते हैं अभी, ए सी को, इस ए सी को एओ प्लस ओ सी, ए डी को ए से डी तक जाना है, तो ए से ओ जाओ, ओ से डी तक जाओ। फिर उसके बाद ए से ई तक जाना है, एओ प्लस ओ ई। और फिर उसके बाद आंसर देखना, देखो ए से एफ तक जाना है, तो एओ प्लस ओ एफ। ए से ओ जाओ, ओ से एफ तक जाओ, तो ये आपके पास हो जाएगा प्लस एओ प्लस ओ एफ बराबर हो जाएगा आपके पास एन एओ। अब देखो ध्यान से, एओ 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 एओ, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 1 2 3 4 5, तो 5 एओ प्लस ये देखा आपके पास ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी प्लस ओ ई प्लस ओ एफ बराबर एन ए आ जाएगा। अब अगर अपन डायग्राम पे चलते हैं, तो डायग्राम में ध्यान से देखना, देखो ये तो आपके पास है क्या देगा अभी ओ बी, और ये आपके पास है क्या देगा अभी ओ ई। यहां पे ओ बी और ओ ई इन दोनों का परिमाण समान और दिशा विपरीत है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। जैसे मान के चलिए ये कितना देगा आपके पास है +5, तो ये -5 हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस माइनस क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो यहां पे ध्यान से देखना, देखो ओ बी और ओ ई, ओ बी से गया ओ ई, इसी प्रकार से ओ सी ओ एफ, ओ सी और ओ एफ भी इक्वल और अपोजिट है, तो ओ सी को अपन कैंसिल आउट कर देंगे किससे, ओ एफ से। बचा आपके पास ओ डी। अब मेरी बात सुनना भी, ये तो आपके पास एओ और ये आपके पास ओ डी है। एओ और ओ डी इन दोनों का परिमाण भी समान है और दिशा भी समान है, तो यहां पर आपके पास जो ओ डी, इस ओ डी को अपन क्या लिख सकते हैं, एओ वेक्टर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एओ वेक्टर। तो क्या बन जाएगा आपके पास, बाकी सब तो कर चुके हैं, 5 एओ प्लस एओ
बराबर कितना देगा आपके पास है 6 AO वेक्टर, बराबर क्या देगा आपके पास n इंटू AO वेक्टर। तो यहाँ से आपके पास n बराबर कितना देगा बच्चों 6। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको दोबारा से देख लेना भाई। आपके पास जो AB है, AC है, AD है, AE है, AF है, इन सब को आपको AO के रूप में लिखना है, AO की टर्म्स में आपको लिखना है भाई। ठीक है ना। तो जैसे मान के इसलिए मेरे को लिखना था क्या भाई, मेरे को लिखना था AE लिखना था AE, तो क्या लिख सकता हूँ मैं देवदान से, ये A से मैं गया O, AO, और O से गया E, तो AO OE, फिर उसके बाद इसको डायरेक्टली E से मिला दूंगा मैं, तो ये आपके पास AE बन जाएगा, AO OE, तो ये AE बन जाएगा। ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा आपके अच्छे से। तो चले बच्चों, सदिशों का त्रिभुज नियम और बहुभुज नियम अपन ने डिस्कस कर लिया है। तो इन दोनों नियमों पर आधारित दो बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे आपके लिए लिख दिए हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। ठीक है ना। तो नजरें बोर्ड की तरफ होनी चाहिए आपकी। क्या करें देखिएगा, देखो यहाँ पर आपके पास ये कोई पॉइंट O, ये P, ये Q, ये M, इसको बोला A वेक्टर, इसको बोला B वेक्टर, इसको बोला C वेक्टर। अब यहाँ पर आपको बोला जा रहा है गिवन PM बराबर QM, यानी P से M की डिस्टेंस Q से M की डिस्टेंस वो बराबर है। इसका मतलब यह कि यहाँ पर आपके पास जो M है ना वो P और Q का मिड पॉइंट है। तो फाइंड रिलेशन बिटवीन A वेक्टर, B वेक्टर एंड C वेक्टर। तो आपको A, B और C के बीच में रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं ध्यान से देखना। देखो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि एक काम करते हैं अपन, देखो ये तो आपके पास है क्या देगा अभी A वेक्टर, और ये आपके पास है C वेक्टर हो गया। तो A वेक्टर यहां से मैं यूं कोई वेक्टर बना देता हूं। ठीक है ना। और इस वेक्टर का नाम क्या हो जाएगा आपके पास, इस वेक्टर का नाम हो जाएगा X वेक्टर। ये लो जी। ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास A वेक्टर प्लस X वेक्टर बराबर C वेक्टर बन गया। तो इसको लिख सकता हूं मैं A वेक्टर प्लस क्या देगा आपके पास X वेक्टर बराबर क्या देगा आपके पास में C वेक्टर। ये सदिशों का त्रिभुज नियम हो गया। इसी प्रकार से ये आपके पास में B वेक्टर हो गया। तो इस वेक्टर का नाम रख देता हूं मैं, इस वेक्टर का नाम क्या देगा भाई, ये और ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। ये अगर X वेक्टर हो गया तो इसको अपन क्या बोलेंगे बताओ, माइनस X वेक्टर बोल देंगे। तो ये B वेक्टर माइनस X वेक्टर बराबर C वेक्टर हो गया। तो इसको आप लिख सकते हैं B वेक्टर माइनस X वेक्टर बराबर C वेक्टर हो गया। इसके बाद यदि इन दोनों को अपन ऐड कर देते हैं, ये 1 हो गया, इसको अपन 2 बोल देंगे। तो अपन बोलेंगे 1 प्लस 2 से समीकरण 1 और 2 को अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या बन जाएगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस X माइनस X कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर कितना देगा आपके पास 2C वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2C वेक्टर। तो देखो कितना आसानी से अपना क्वेश्चन वो सोल्व हो चुका है। और अगर ये वाला क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया तो आगे वाला क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आपकी। ठीक है ना। तो करते हैं अपन इसको सोल्व। फाइंड रिलेशन बिटवीन A वेक्टर, B वेक्टर एंड C वेक्टर गिवन PM इक्वल्स टू कितना देगा आपके पास 2QM, यानी आपके पास जो PM है ना वो QM का 2 टाइम्स है। तो मैं एक काम करता हूँ भाई, मैं इसको बोल देता हूँ, ये वाला जो वेक्टर है ना इसको मैं बोल देता हूँ, मान के चलेगा ये आपके पास हो जाएगा X वेक्टर। तो ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, ये वाला वेक्टर। सबसे पहली बात है इसका परिमाण अगर x है तो इसका परिमाण कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। बट इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ, इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ, तो ये इसका माइनस हो गया, तो माइनस 2x वेक्टर हो गया। तो अब यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं, देखो ये आपके पास मिल जाएगा A वेक्टर माइनस 2x वेक्टर बराबर C वेक्टर। तो इसको अपन बोलेंगे A वेक्टर माइनस 2x वेक्टर बराबर C वेक्टर हो गया। B वेक्टर प्लस X वेक्टर बराबर C वेक्टर। B वेक्टर प्लस क्या देगा आपके पास X वेक्टर बराबर आपके पास है C वेक्टर हो गया। इसको अपन बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको अपन बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब अपन एक काम करते हैं भी, इक्वेशन 1
समीकरण 1 के अंदर अपन जोड़ देते हैं किसको, 2 गुणा करके किसका, इक्वेशन 2 का। अब आपके दिमाग में आ गया कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर आपके पास क्या है, -2x है और यहां पर x ही है। तो अगर इस वाली समीकरण को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन जाएगा आपके पास में, 2x बन जाएगा, और प्लस 2x माइनस 2x एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। मतलब यहां पर मेरे को जो x है उसको मिटाना है, उसको मेरे को एलिमिनेट करना है, उसको गायब करना है। उसको गायब करने के लिए समीकरण 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं बच्चों, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना, देखो a वेक्टर, और इसके बाद माइनस क्या देगा आपके पास में 2x वेक्टर, और इसके बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या देगा आपके पास में प्लस 2b वेक्टर, और प्लस क्या देगा आपके पास में 2x वेक्टर, बराबर क्या आपके पास है c वेक्टर, और प्लस क्या देगा आपके पास है 2c वेक्टर। तो यहाँ पे -2x से अपन प्लस 2x को कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, a वेक्टर, और प्लस क्या देगा आपके पास है 2b वेक्टर, और बराबर कितना देगा आपके पास है 3c वेक्टर हो जाएगा। तो ये आपके पास रिलेशन आ गया भाई a b और c के बीच में। तो दोनों क्वेश्चंस आपके अच्छे से शायद समझ में आ गए होंगे। तो इन दोनों क्वेश्चंस के साथ में आपका सदिश योग का त्रिभुज नियम और सदिश योग का बहुभुज नियम है वो आपका फिनिश होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, सदिश योग के त्रिभुज नियम और बहुभुज नियम के बाद में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं समांतर चतुर्भुज का नियम। कई बार क्या होता है, जैसे अपने पास 2 वेक्टर्स होते हैं, उन दोनों वेक्टर्स का अपने को परिमाण मालूम होता है, और उन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो भी अपने को मालूम होता है, और इस स्थिति में उन दोनों का रिजल्टेंट यानी उन दोनों का परिणाम ही अपने को ज्ञात करना होता है। तो इस स्थिति में समांतर चतुर्भुज का नियम अपन काम में लेते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि 2 सदिशों के बीच का कोण अपन कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिएगा, सदिशों के मध्य कोण, ध्यान से देखना, देखो अगर जैसे मान के चलिए दोनों सदिश के हेड से हेड जुड़ा है या टेल से टेल जुड़ा है, तो इस स्थिति में अपन जो एंगल है उसको अपन मेजर कर सकते हैं। हेड से हेड जुड़ा है तो कोण माप लो, टेल से टेल जुड़ा है तो कोण माप लो। बट यदि इन केस कहीं पर भी हेड से टेल जुड़ा है तो दोनों सदिशों के बीच का जो कोण है वो अपन डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। तो इस स्थिति में अपन क्या करते हैं, किसी एक सदिश को आगे या पीछे बढ़ा करके या तो अपन हेड से हेड को या अपन टेल से टेल को मिलाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके अंदर फर्स्ट में, तो फर्स्ट में ये आपके पास में कोई सदिश है और ये आपके पास में कोई दूसरा सदिश है। इसको अपन बोलेंगे ए वेक्टर, इसको अपन बोलेंगे बी वेक्टर, और मान के चलेगा ये वाला जो एंगल है आपके पास में कितना दे रहा है, 60 डिग्री। तो यहाँ पर ए सदिश और बी सदिश के बीच का कोण थीटा बराबर कितना बोल देंगे अपन, 60 डिग्री बोल देंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों सदिशों के हेड से हेड जुड़े हुए हैं। अगला अपन देखते हैं, ध्यान से देखना, देखो ये जैसे मान के चलेगा आपके पास में कोई वेक्टर है और ये आपके पास में कोई वेक्टर, इसको अपन बोलेंगे ए वेक्टर, इसको अपन बोलेंगे बी वेक्टर, और दोनों के बीच का जो एंगल है ना वो कितना देगा आपके पास में, 60 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ पर भी दोनों सदिशों के टेल से टेल जुड़ रहे हैं, तो इस स्थिति में भी थीटा बराबर कितना देगा आपके पास में, 60 डिग्री। ठीक है ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के टेल यहाँ पे जुड़ रहे हैं भाई। अब बाई चांस ऐसे मान के चलेगा ये आपको दे रखा है सीन ऐसा कि ये तो आपके पास ए वेक्टर हो गया, ठीक है ना, और ये आपके पास है बी वेक्टर हो गया। इसको अपन बोलेंगे ए वेक्टर और इसको अपन क्या बोलेंगे, बी वेक्टर बोलेंगे। और यहाँ पर ये वाला एंगल आपके पास में कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। और यहाँ पर अगर अपन गलती से लिख दिया कि थीटा इक्वल्स टू कितना देगा आपके पास 60 डिग्री, तो ये अपना हो जाएगा गलत। थीटा 60 डिग्री नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है ना। थोड़ा देखो कलर्ड कर देते हैं इसको, अच्छा लगेगा ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये आपने जो लिखा है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले सदिश का हेड और दूसरे सदिश के टेल से जुड़ रहा है। तो एंगल मेजर करने के लिए, एंगल को मापने के लिए या तो आपको एक सदिश को आगे बढ़ाना पड़ेगा या आपको पीछे बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखना, देखो मैं इस वाले सदिश को यहाँ से पीछे की तरफ बढ़ा देता हूँ, इस बी को पीछे की तरफ बढ़ा देता हूँ। तो बी को मैंने इस प्रकार से पीछे की तरफ बढ़ा दिया, ये मैंने बी को पीछे की तरफ बढ़ा दिया।
मतलब मैं ये कह रहा हूं कि इस सदिश को यहां से उठा करके मैं यहां पे रख दूंगा इस प्रकार से, ठीक है ना, ये मैंने इसको यहां पे रख दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि आपके पास है बी वेक्टर, तो इसको भी अपन क्या बोल देंगे, बी वेक्टर बोल देंगे। तो अब आपको ए और बी के बीच का एंगल मेजर करना है, कोण ज्ञात करना है अभी। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये वाला कोण ज्ञात कर लो। तो ये वाला कोण कितना देगा अभी, ये पूरा कितना देगा 180, इसमें से 60 कम कर दो तो ये कितना देगा 120 हो देगा। तो यहां से आपके पास है थीटा इक्वल टू कितना देगा 120 डिग्री। ये बिल्कुल एकदम सही होगा अभी, ठीक है ना। और ये अगर अपन चाहें तो इस ए सदिश को अपन आगे भी बढ़ा सकते हैं, इस एक को मैंने आगे की तरफ बढ़ा दिया, ये मैंने आगे की तरफ बढ़ा दिया। तो ये तो आपके पास ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हो गया। तो इस ए वेक्टर और बी वेक्टर इन दोनों के टेल यहाँ पे जुड़ रहे हैं। तो ये वाला जो एंगल है ना, इस वाले एंगल को भी अपन क्या बोल देंगे, थीटा बोल देंगे। और बच्चों ये भी कितना देगा आपके पास 120 डिग्री हो जाएगा, कितना देगा 120 डिग्री, ठीक है ना। तो दो सदिशों के बीच में अगर आपको कोण ज्ञात करना है तो या तो हेड से हेड जुड़ा होना चाहिए या टेल से टेल जुड़ा होना चाहिए। अब इस समांतर चतुर्भुज का नियम कैसे काम करता है ये मैं आपको बताता हूं। जैसे ये आपके पास में पहला सदिश है, इसको अपन बोलेंगे ए वेक्टर। ये आपके पास में दूसरा सदिश है, इसको अपन बोलेंगे बी वेक्टर, ठीक है ना। इसके बाद ए वेक्टर, इसको अपन यहां से कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर देंगे। तो ये अगर ए वेक्टर तो इसको भी अपन क्या बोलेंगे ए वेक्टर, और ये अगर बी वेक्टर तो इसको भी अपन क्या बोलेंगे बी वेक्टर बोल देंगे। ये भी आपके पास में क्या बन जाएगा इस प्रकार से बी वेक्टर। तो ये ए, तो ये भी ए, ये बी, तो ये भी आपके पास में बी हो गया। अब मैं क्या करता हूं, एक तो इसको देखो आप ए वेक्टर, एक इसको देखो आप बी वेक्टर। ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ये दोनों सीक्वेंस में जुड़े हुए। तो इस स्थिति में यहां से यहां की तरफ मैं एक वेक्टर बना दूंगा और इस वेक्टर को अपन क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि ये आपके पास ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो इसको अपन क्या बोल देंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। और यही आपके पास आर वेक्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आर वेक्टर। तो आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो अपने को कितना दे रखा है, थीटा। ये तो थीटा हो गया। और यहाँ पे आर वेक्टर का बी वेक्टर के साथ में, आर वेक्टर का ए वेक्टर के साथ में ये वाला जो एंगल है इसको अपन क्या बोलेंगे एल्फा बोलेंगे, क्या बोल देंगे एल्फा, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको मैं आगे शिफ्ट कर देता हूं, इसको अपन बोल देते हैं आर वेक्टर बराबर क्या देगा आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये वाला एंगल कितना देगा आपके पास एल्फा, और ये वाला जो एंगल है इसको अपन क्या बोल देंगे इस प्रकार से बीटा, ठीक है ना। अब एक दो फॉर्मूले जो आपको ध्यान में रखने, ए बी इन दोनों के बीच का एंगल कितना देगा थीटा। तो आर का परिमाण ए सदिश व बी सदिश का परिणामी, ये आर बन जाएगा। तो आर बराबर क्या देगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट हो जाएगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट हो जाएगा। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं थीटा की, अलग अलग बात करते हैं। तो आर है इसकी वैल्यू याद करते हैं, जब आपके पास है थीटा बराबर कितना होता है भाई 0 डिग्री, जब आपके पास है थीटा बराबर कितना होता है 90, और जब आपके पास है थीटा बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इस स्थिति में आर की बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं थीटा बराबर 0, तो cos 0 कितना होता है 1 होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको अपन बोल सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसका अपन रूट कर देंगे। तो आपके पास में क्या बन जाएगा ए प्लस बी बन जाएगा। तो आर इक्वल हो जाएगा ए प्लस बी, ये तो आपके पास आ जाएगा मैक्सिमम। और अगर अपन 90 फुट कर देते हैं, cos 90 कितना होता है 0 होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ही आ जाएगा। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट आ जाएगा। और अगर अपन थीटा की वैल्यू कितनी पुट कर देते हैं 180, तो cos 180 कितना होता है -1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको अपन बोलेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास मिल जाएगा ए माइनस बी, या इसको अपन बोलेंगे ए डिफरेंस भी बोलेंगे, ए डिफरेंस
बी हो गया। तो बच्चों ये आपके पास में क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर दो सदिश वो समान दिशा में है तो इस स्थिति में उन दोनों का रिजल्टेंट ए प्लस बी आएगा, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है तो इस स्थिति में उनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा। जैसे मान के इसलिए कोई वस्तु है, उस पर आप दो बल लगा रहे हो, पहला बल कितना भी 5 न्यूटन और दूसरा कितना भी 10 न्यूटन। अगर दोनों सेम डायरेक्शन लग रहे हैं तो दोनों का परिणामी कितना हो जाएगा, 15, और दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन लग रहे हैं तो इस स्थिति में दोनों का परिणामी कितना हो जाएगा, 10 - 5 बराबर 5 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज होगी भी। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं किसकी, टेन एल्फा की बात करते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा टेन एल्फा। तो टेन एल्फा बराबर कितना होता है, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है ना। और इसी प्रकार से अगर अपन टेन बीटा की बात करें तो ये आपके पास हो जाएगा ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास जो एल्फा एंगल होता है वो किसके साथ का एंगल है, ए के साथ का एंगल, और जो बीटा एंगल होता है वो किसके साथ का एंगल होता है, बी के साथ का एंगल होता है। तो यहाँ पर नीचे अकेले में अगर ए लिखा हुआ है तो ए के साथ एंगल हो गया, बी लिखा हुआ है तो बी के साथ में एंगल हो गया, रिजल्टेंट का, परिणामी का, समझ गए। और बच्चों यहाँ पे जो परिणामी होता है वो बड़े वाले सदिश की तरफ झुका रहता है। तो अपन लिख सकते हैं दोनों से, अगर आपके पास ए है वो बड़ा हो जाएगा किससे, बी से, या आपके पास ए है वो बराबर हो जाएगा बी के, या आपके पास ए है वो छोटा हो जाएगा किससे, बी से। तो क्या होगा, अगर ए बड़ा हो जाएगा बी से तो ऑब्वियसली ये आपके पास में जो परिणामी है वो ए की तरफ झुक जाएगा, तो एल्फा छोटा हो जाएगा, तो एल्फा लेस देन क्या देगा आपके पास बीटा। इस स्थिति में एल्फा और बीटा दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ए छोटा हो जाएगा बी से तो बी बड़ा हो गया, तो परिणामी बी की तरफ चला जाएगा, तो बीटा छोटा हो जाएगा। तो इस स्थिति में एल्फा बड़ा हो जाएगा किससे, बीटा से। तो यहाँ पे दोनों सदिशों का जो परिणामी होता है वो बड़े वाले सदिश की तरफ झुका रहता है, और अगर ए और बी का परिमाण बराबर हो गया तो इस स्थिति में परिणामी दोनों के बिल्कुल बीच में से निकलता है, ठीक है ना बच्चों। तो ये आपका सदिशों का समांतर चतुर्भुज का नियम था। तो इसके अंदर एक तो ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, क्या बनता है आपके पास, आर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट हो जाएगा, और थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 90, थीटा इक्वल टू 180 पे आर की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम मिनिमम होगी, टेन एल्फा टेन बीटा, इनके फॉर्मूले आपको ध्यान होने चाहिए। और इसके बाद में ए बड़ा बी से, तो एल्फा बीटा में क्या रिलेशन हो जाएगा, बराबर है तो और छोटा है तो क्या रिलेशन होगा, ये बातें अपन ने डिस्कस की है। अब इसके बाद में इसका मैं एक स्पेशल केस है वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इसको नोट कर लेना एक बार, मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। देखिएगा, एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि यदि ए और बी दोनों एक दूसरे के बराबर है, ये अपन ने मान लिया, तो इस स्थिति में आपके पास जो आर होता है वो कितना होता है बच्चों, 2a cos थीटा बाई 2। ये आपको ध्यान रखना है, अभी फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। आर इक्वल टू कितना होता है आपके पास में, 2a cos थीटा बाई 2 होता है, ठीक है ना। रिजल्टेंट होगा ये। देखो वेक्टर वाला चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं आपको बता देता हूँ। अपन जैसे पूरी फिजिक्स पढ़ेंगे, पूरी फिजिक्स में हर चैप्टर के अंदर आपको वेक्टर है उसके दर्शन होंगे, हर चैप्टर के अंदर आपको वेक्टर डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको काम मिलना पड़ेगा। तो वेक्टर वाला चैप्टर आपका सॉलिड होना चाहिए भी, ठीक है ना भाई। 1D अगर आप पढ़ोगे, 2D आप पढ़ोगे, NLM पढ़ोगे, फ्रिक्शन पढ़ोगे, वर्क एनर्जी पावर, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, कुछ भी पढ़ोगे, हर चैप्टर के अंदर आपको वेक्टर वाला चैप्टर है वो काम में लेना पड़ेगा। तो वेक्टर वाला जो चैप्टर वो आपका बहुत ही सॉलिड होना चाहिए, ठीक है ना। तो आर इक्वल टू कितना होता है, 2a cos थीटा बाई 2। आपको डायरेक्ट ध्यान होना चाहिए कि ए और बी अगर बराबर है तो इस स्थिति में आर बराबर कितना होता है, 2a cos थीटा बाई 2, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर मैं थीटा की अलग अलग वैल्यू पुट करता हूँ। तो सबसे पहले थीटा इक्वल टू कितना लेता हूँ मैं, 0। इसके बाद में थीटा इक्वल टू कितना लेता हूँ, 60। फिर थीटा इक्वल टू कितना देगा आपके पास, 90। फिर थीटा कितना देगा आपके पास, 120। और फिर थीटा कितना देगा, 180। 5 अलग अलग कंडीशन बन जाएगी। तो इनके लिए आर की वैल्यू निकालते हैं अपन लोग। सबसे पहले ध्यान से देखना है, थीटा बराबर 0, तो 0/2 कितना देगा, 0। cos 0 कितना था, 1। तो आर बराबर क्या देगा आपके पास, 2a। तो ये तो आपके पास हो गया मैक्सिमम। 60/2 कितना था, 30। cos 30 कितना था, √3/2। 2 से गया 2, √3a।
90/2 कितना होता है 45, cos 45 कितना होता है 1/√2, तो 2/√2 कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा √2। ये 120/2 कितना होता है 60, cos 60 कितना होता है 1/2, 2 से गया 2, तो r कितना हो जाएगा आपके पास a। 180/2 कितना होता है 90, cos 90 कितना होता है 0, तो r कितना हो जाएगा आपके पास है 0। ये आपके पास में क्या हो जाएगा बच्चों, मिनिमम हो जाएगा। अब सुनना ध्यान से देखना, देखो यहाँ पर आपके पास a और b क्या भी एक दूसरे के बराबर है, और जो रिजल्टेंट है वो भी एक के बराबर मिलता है। बताओ कब, जब आपके पास थीटा बराबर कितना होता है 120 डिग्री। तो अगर समान परिमाण के दो सदिशों के बीच का कोण 120 डिग्री है, तो इस स्थिति में उन दोनों का रिजल्टेंट भी कितना मिलता है आपको, किसी एक के बराबर मिलता है। जैसे a और b अगर बराबर है ना, तो रिजल्टेंट भी आपका एक के बराबर हो जाएगा, जब थीटा कितना हो जाएगा आपके पास 120 डिग्री हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। ये चीज़ है अभी। तो समांतर चतुर्भुज का जो नियम है उसकी जो बेसिक बातें हैं वो मैंने आपको कंप्लीट बता दी है, और इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी अपन कर सकते हैं, ठीक है ना, बट वो अपन करेंगे अगले लेक्चर पर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर अपन यहीं पे एंड करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। और बाकी मैंने आपको एक बात बता रखी है, मॉड्यूल के अंदर मैंने आपको जैसे यूनिट्स और डायमेंशंस के क्वेश्चंस है वो टिक करवा रखे हैं, वो क्वेश्चंस है वो आप सोल्व करके रखें। किसी भी दिन मैं आपको मॉड्यूल है वो डिस्कस करवा सकता हूँ, उसकी डेट में अनाउंस कर दूंगा अपने आप, ठीक है ना। और बाकी वेक्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आज से आप इस लेक्चर के बाद में आप स्टार्ट कर दें, जितने भी क्वेश्चन आपसे बनते हैं। और कल के लेक्चर में मैं आपको वेक्टर के क्वेश्चंस है वो भी टिक करवा दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको सोल्व कर दें, ठीक है ना। ओके।